हेलो गाइस, हमारा एक डाउट था कि कोई भी बड़ी नाभिक जो कि अस्टेबल है, जो अस्थायी है, वो अपने आप कब टूटेगी। तो कौन सी शर्त है जब जिसकी पालना होने पर कोई बड़ी नाभिक अपने आप दो छोटी नाभिकों में टूट जाती है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक बड़ी सारी नाभिक है, एक काफ़ी बड़ी नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या है ए और परमाणु क्रमांक है जेड, और ये नाभिक दो छोटी नाभिकों में टूट रही है और वो भी बिल्कुल सेम, दोनों एक जैसी होनी चाहिए। ये दो छोटी नाभिक हैं। अब इस नाभिक की द्रव्यमान संख्या a/2 और इसकी भी द्रव्यमान संख्या a/2, इसका परमाणु क्रमांक z/2 और इसका परमाणु क्रमांक भी z/2। तो ये बड़ी नाभिक अपने आप बिना किसी बाह्य सहायता के इन दो नाभिकों में कब टूटेगी, यानी स्वतः विखंडन कब होगा, हम उसकी कंडीशन ड्राइव कर रहे हैं। तो देखिए चुटकियों में, देखिए टूटने से पहले जो बड़ी द्रव्यमान है, जो बड़ी नाभिक है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, जो बड़ी नाभिक है उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो सामान्य अनुभाविक सूत्र हमें आता है, 12th क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इसको इनिशियल मास बोल देते हैं, वो हो जाएगा मास ऑफ द बिगर न्यूक्लियस, जिसका परमाणु क्रमांक z है, द्रव्यमान संख्या a है। तो ये है, ये क्या है, नाभिक के बनने से पहले जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब अलग अलग रखे हुए थे, उस समय टोटल मास कितने प्रोटॉन थे, z, तो z mp हो गया, कितने न्यूट्रॉन थे a - z, तो a * m हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस Eb क्या है, Eb क्या है। तो जब सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कंबाइन होकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो कुछ एनर्जी बाहर चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो वो ये बाइंडिंग एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी को c² से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, ये आ गया जो द्रव्यमान में कमी हुई है वो। तो टोटल मास इतना बनना चाहिए था, बट इतनी कमी हो गई, तो माय जो न्यूक्लियस का फाइनल द्रव्यमान बना वो ये। इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि पांचवां फैक्टर जो है वो यहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा, वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं शुरू में ही। तो 4 ही फैक्टर रहेंगे, ये वॉल्यूम एनर्जी वाला, सरफेस एनर्जी वाला, कूलाम्ब एनर्जी वाला और एसिमेट्रिक एनर्जी वाला, ये 4 ही फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे। अब उसके बाद जब नाभिक टूट गई दो छोटी नाभिकों में, अब इन दोनों छोटे नाभिकों का टोटल मास कितना बनेगा, तो उसको मैं फाइनल मास बोल देता हूँ, mf, फाइनल मास, जो कि होगा 2 टाइम्स ऑफ ईच न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस, यानी ये जो छोटे न्यूक्लियस है इसका द्रव्यमान कितना, वो हो जाएगा mz/2 a/2, और उसका कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, ताकि दोनों को जोड़ हो सके। अब यहाँ पे हम इसी फार्मूले के अंदर z की जगह z/2 रख देंगे और a की जगह a/2 रख देंगे, यही फार्मूला सेम रिपीट कर देंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला सेम यहाँ रिपीट हो चुका है, z की जगह z/2 और a की जगह a/2 आ चुका है। अब इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी फ्री हुई, तो फ्री एनर्जी निकालो, कितनी एनर्जी फ्री हुई, मुक्त ऊर्जा निकालो। तो शुरू में कितना मास था mi, अंत में कितना हो गया mf, देख लो कितना द्रव्यमान कम हो चुका है। तो ये आई द्रव्यमान में कमी, इसको c² से मल्टीप्लाई कर दो आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार, तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया जो ऊर्जा फ्री हुई है वो। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों मान इसके अंदर रखेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये निकल करेगा। कर सकते हो तो कर लो, नहीं सिर्फ दो ही वैल्यू याद रखनी है, 0.26 और 0.37। ये याद रखना बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि ये तो सेकंड टर्म ही है, ये सेकंड टर्म एज इट इज, और ये वाला भी बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि जो अपनी थर्ड टर्म है ये वाली, ये एज इट इज है। कांस्टेंट्स हट गए ना, कांस्टेंट हट गए तो इस वन को इग्नोर कर दो कि ये तो कांस्टेंट हट गई, इसको बाहर निकालो, नंबर को बाहर निकालो, नंबर को हमने इसके अंदर ले लिया, तो बचा क्या, ac/z² अपॉन a की पावर 1/3। ओके, तो इस तरह से हम इसको याद रख पाएंगे। तो सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी, ये वाली और ये वाली, बाकी दो चीजें ऊपर से याद रखनी, ठीक है। अब जब ये दोनों छोटी नाभिकें एक दूसरे से दूर हो रही होगी, जब इनका फेयरवेल चल रहा होगा तो इनका कुछ दुख दर्द भी होगा। अब वो दुख दर्द कितना होगा वो भी देख लो। तो जब ये दोनों अलग हो रही होंगी तो इसके त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या भी r, तो यहाँ पर कूलाम्ब प्रतिकर्षण के कारण जो ऊर्जा बनी वो क्या बनी, Q1Q2/r, दिस इज टोटल सेपरेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, दोनों के बीच का कुल दूरी है ये। जब ये यहाँ पे रखेंगे तो स्मॉल r की जगह r और r कितना रखा जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 2r रखा जाएगा, Q1 की जगह क्या रखा जाएगा, z/2 इंटू e रखा जाएगा, Q2 की जगह भी z/2 इंटू e रखा जाएगा, क्योंकि इतना इसके ऊपर आवेश बनता है। तो ये टोटल ये बनेगा, और r की वैल्यू क्या होती है, r नॉट a की पावर 1/3 होती है नाभिक के लिए,
ये भी रख दिया। अब इसके अंदर इस जेड स्क्वायर को छोड़ दो और इस a1/3 को छोड़ दो, बाकी सब कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा। डन है, ठीक है। अब फाइनली विखंडन कब होगा? तो विखंडन कब होगा? जो फ्री ऊर्जा है, जो मुक्त होगी ऊर्जा, और उसमें से जो ये दुख दर्द जो है फेयरवेल वाला वो घटा होगा। फिर भी हद है भाई, ये दुख दर्द अपना हुआ है। आज तो यार हद ही है, गजब ही है भाई। किनारे में हाँ भाई, ये फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी माइनस कूलम्ब एनर्जी जो, तो फिर ये जो रिजल्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी मुक्त ऊर्जा धनात्मक होनी चाहिए। मुक्त ऊर्जा धनात्मक होगी तभी ये नाभिक अपने आप टूटेगी, है ना। तो मुक्त ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए तभी ये टूटेगी। कोई क्यों? तो हम इसके ऊपर ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसी की वैल्यू यहाँ से ले आएंगे और EF की वैल्यू यहाँ से ले आएंगे। जब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। यही कंडीशन होती है सेल्फ फ्यूजन की कंडीशन। अपने आप टूटने की यही शर्त है कि Z2/A2 की वैल्यू 53 से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि यूरेनियम अपने आप क्यों नहीं टूटता, यूरेनियम को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन क्यों डालना पड़ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप देखिए कि यूरेनियम के लिए Z2/A2 कैलकुलेट करोगे वो अप्रोक्सीमेटली 35 आएगा। और होना कितना चाहिए अपने आप टूटने के लिए? 53 होना चाहिए। आया कितना? 30, कुछ कम आया है। इसका मतलब यूरेनियम अपने आप नहीं टूट सकता। बाय बाय, दुआओं में याद रखना।